हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। आज अपन पढ़ेंगे बीसीबीआर। बीसीबीआर मीन्स बेसिक कोर्स इन बायोमेडिकल रिसर्च। इसके बारे में सबसे चैप्टर 1 के बारे में अपन बात करें तो चैप्टर 1 है कि इसमें इंट्रोडक्शन टू हेल्थ रिसर्च। इसके अंदर अपन चैप्टर 1 में डायमेंशन पढ़ेंगे, इसके फंडामेंटल प्रिंसिपल देखेंगे, फिर क्या क्या एरर आ सकती है और लास्ट में क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। तो सबसे पहले अपन डायमेंशन ऑफ हेल्थ रिसर्च की बात करें तो इसमें मल्टीपल डायमेंशन हो सकते हैं। थ्योरेटिकल है, अप्लाइड हेल्थ रिसर्च। थ्योरेटिकल की बात करें तो बिल्ड द नॉलेज एंड थ्योरीज। अपन कोई भी आर्टिकल्स या कोई भी कॉन्फ्रेंस में जाके अपन कोई भी नॉलेज है, कोई भी बात है, उसके बारे में अपन नॉलेज गेन करते हैं। जैसे अपन ने यहाँ पे नॉलेज गेन किया कि हाउ अंडरस्टैंडिंग हाउ टू म्यूटेशन अकर इन वायरसेस, ये अपन ने पता कर लिया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है अप्लाइड हेल्थ रिसर्च कि अपन को इसको अप्लाई करना है टू सोल्व द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, कि जो भी प्रॉब्लम है वायरस में म्यूटेशन हुआ इसको अपन कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो अपन इसमें इनके अगेंस्ट वैक्सीन डेवलप करके इसको अपन सोल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया टेस्ट रिसर्च। नेक्स्ट है प्रिवेंटिव एंड थेरेपेटिक्स। प्रिवेंटिव रिसर्च ये इंडिकेट करता है कि कोई भी इलनेस या डिजीज होने से पहले अपन उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, हेल्थ एजुकेशन हेल्थ प्रमोशन के थ्रू कर सकते हैं। फिर थेरेपेटिक रिसर्च। थेरेपेटिक रिसर्च ये है कि एक बार डिजीज हो गया, अब उसको अपन को ट्रीट करना है, उसको मैनेज करना है और डिजीज को कैसे क्योर कर सकते हैं। तो ये हो गया थेरेपेटिक रिसर्च। फिर बेंच बेस्ड और बेड साइड रिसर्च। बेंच बेस्ड ये है कि अपन कोई भी लेबोरेटरी में एनिमल के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसको बेंच बेस्ड रिसर्च बोलते हैं, जिसमें अपन कोई भी अपन मेडिसिन या ड्रग है कोई भी अपन को ह्यूमन पे यूज करने से पहले अपन एनिमल में यूज करते हैं। बेड साइड रिसर्च है जो क्लिनिकल सेटिंग में हॉस्पिटल में पेशेंट वगैरह एक बार अपन एनिमल पे एक्सपेरिमेंट करने के बाद अपन ह्यूमन में उसको यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है एक्सप्लोरेटरी और कंफर्मेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च ये कि कोई भी आइडिया है जिसको अपन एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसके ऊपर अपन हाइपोथेसिस फॉर्म कर रहे हैं, तो एक्सप्लोरेटरी हो गया। और कंफर्मेटरी रिसर्च हो गया जो भी अपने आइडिया था जिसके ऊपर बेसिस पे अपन हाइपोथेसिस बनाया था उसको अपन टेस्ट कर रहे हैं, उसको वैलिडेट कर रहे हैं। और एक क्वेश्चन आता है कि मोस्ट कॉमन जितने भी अपन इस यहाँ पे रिसर्च पढ़ रहे हैं इसमें सबसे मोस्ट कॉमन कौन सी है, तो वो कंफर्मेटरी रिसर्च है, वो मोस्ट कॉमन है। नेक्स्ट है ट्रांसलेशनल और इम्प्लीमेंटेशन रिसर्च। अब ये ट्रांसलेशनल रिसर्च क्या होती है, जैसे अपन ने ऊपर पढ़ा कि एक बेंच बेस्ड और एक बेड साइड रिसर्च होती है। इसको अपन ने क्या एनिमल में एक्सपेरिमेंट किया, उसको फिर अपन ने उस मेडिसिन को ह्यूमन में यूज किया। इसी पेज को अपन बोलते हैं ट्रांसलेशनल फेज, के कन्वर्ट द बेसिक साइंस इनटू द क्लिनिकल या पब्लिक सॉल्यूशन। इम्प्लीमेंटेशन है कोई भी अपने रिसर्च किया उसको अपन को अडेप्ट करना है और उसको अपन को लॉन्ग टाइम तक उस प्रैक्टिस करनी है उसको जनरल पॉपुलेशन में। तो अपन किसके थ्रू करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं जिसके रूल रेगुलेशन होते हैं, उसके थ्रू अपन उसको जनरल पॉपुलेशन में इंप्लीमेंट करते हैं। और फिर इसके थ्रू और प्रोग्राम है उसकी एक्सेसिबिलिटी और फंक्शनेबिलिटी है उसको चेक करने के लिए अपन इंप्लीमेंटेशन रिसर्च करते हैं। जैसे लास्ट में दिखाया गया है, जैसे अपन सबसे पहले बेंच बेस्ड रिसर्च की जिसमें अपन एनिमल के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसको ट्रांजिशनल किया कि उस रिसर्च को अपन को ह्यूमन में यूज करना है तो बेड साइड रिसर्च होगी। फिर उसको इम्प्लीमेंट करना है कि उसको जनरल पॉपुलेशन में इम्प्लीमेंट करना है जिससे सबको फायदा हो सके, तो वो इम्प्लीमेंटेशन रिसर्च होगी। फिर नेक्स्ट बात करें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ रिसर्च के, उसके 3 प्रिंसिपल हो सकते हैं कि प्लानिंग स्टेज, जिसमें अपन प्लानिंग स्टेज में प्लानिंग में अपन सब कुछ इंक्लूड करते हैं जिसमें मैन मटेरियल मनी पावर वगैरह सब इंक्लूड होते हैं। फिर टीम वर्क आता है, कोई भी रिसर्च में टीम वर्क मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिर लेवल ऑफ रिव्यू कि अपन कोई भी स्टडी करते हैं उसमें अपन ने पहले 3 रिव्यू होते हैं जो मेनली अपन को यूज करने होते हैं। साइंटिफिक रिव्यू हो गया, एथिक्स रिव्यू हो गया और रेगुलेटरी रिव्यू हो गया। इन 3 रिव्यू के ना क्वेश्चन ऐसा भी आता है 3 रिव्यू के नाम ले लेते हैं, चौथा कोई भी रिव्यू नाम लिख देते हैं कौन सा अपन ने हेल्थ रिसर्च में रिव्यू यूज करते हैं, तो अपन ये 3 याद रखने नाम और चौथा आंसर हो जाएगा। इसमें से भी अपन साइंटिफिक रिव्यू में क्या यूज कर सकते हैं, कोई भी नोवेल्टी को न्यू आइडिया आ गया, न्यू आइडिया के बारे में जस्टिफिकेशन या रेशनलिटी कि अपन को पता करना हो तो उससे पहले अपन को साइंटिफिक अप्रूवल लेनी पड़ेगी। एथिकल रिव्यू है कि ह्यूमन सब्जेक्ट प्रोटेक्शन, कि कोई भी ह्यूमन डाटा है या उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो अपन को डिस्क्लोज नहीं करनी है, तो ह्यूमन सब्जेक्ट प्रोटेक्शन है, इसके लिए एथिक्स रिव्यू है। तो इस मोस्ट इंपोर्टेंट और मोस्ट मैंडेटरी है, इसके बिना कोई भी आप हेल्थ रिसर्च कर ही नहीं सकते एथिकल रिव्यू के अलावा। फिर नेक्स्ट है रेगुलेटरी रिव्यू। रेगुलेटरी रिव्यू में क्या, फॉरेन फंडिंग, अपन कोई भी रिसर्च करना चाहते हैं तो फॉरेन से फंडिंग आ रही है, यहाँ से फंडिंग जा रही है, तो उसके लिए आपको रेगुलेटरी रिव्यू की अप्रूवल चाहिए। सैंपल शिपमेंट हो, जैसे कोविड-19 आया तो अपन ने सैंपल इसके जांच के लिए बाहर भेजा इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो उसके लिए आपको रेगुलेटरी रिव्यू की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। एक्सचेंज ऑफ द विजिटर, तो सबके लिए इसमें रेगुलेटरी रिव्यू की
रिक्वायरमेंट होती है। फिर नेक्स्ट है क्रिटिकल कंसिडरेशन इन प्लानिंग फेज। प्लानिंग फेज में कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट है? देयर शुड बी एडिक्वेट जस्टिफिकेशन टू कंडक्ट द रिसर्च स्टडी। कोई भी स्टडी करते हैं उसको अपन जस्टिफिकेशन होना चाहिए पहले से। फिर अपन कोई भी रिसर्च क्वेश्चन है जिसके बारे में अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे वो क्लियर होना चाहिए, फोकस होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए और अनएम्बिगुअस होना चाहिए। अपन कोई भी आउटकम लेते हैं और वेरिएबल लेते हैं, वेरिएबल से आउटकम की तरफ जाते हैं स्टडी में, तो अपन को दोनों को डिफाइन होना चाहिए कि वेरिएबल प्रॉपर्ली डिफाइन होने चाहिए, अपन क्या स्टडी से आउटकम आने वाला है वो प्रॉपर्ली डिफाइन होना चाहिए और वो स्टैंडर्ड और अनएम्बिगुअस होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है सैंपल एंड सैंपल साइज, कि अपन सैंपल साइज कितनी लेते हैं कि वो अपन कोई भी उस सैंपल साइज जो भी अपना रिजल्ट आएगा उसको अपन जनरल पॉपुलेशन में, जो नॉर्मल पॉपुलेशन है उसमें अपन जनरलाइज कर सके। इसको अपन टर्म से इंडिकेट करते हैं एक्सटर्नल वैलिडिटी के। कोई भी अपनी अपने रिसर्च किया उससे अपना रिजल्ट आया उसको अपन रिजल्ट को जनरल पॉपुलेशन में अप्लाई कर सके तो इसको अपन बोलते हैं एक्सटर्नल वैलिडिटी ऑफ द स्टडी। और सैंपल साइज है वो शुड बी एडिक्वेट, जिससे पावर ऑफ द स्टडी है वो मीनिंगफुल होती है। फिर नेक्स्ट है एरर। एरर है रिसर्च कैन नेवर बी फ्री फ्रॉम द एरर बट वी कैन मिनिमाइज द एरर इन द अवर स्टडी। अब कैसे कर सकते हैं? कोई भी रिसर्च करते हैं तो उसमें अपन को फ्री नहीं कर सकते, एरर से फ्री नहीं हो सकते कोई भी स्टडी, पर उसमें मिनिमाइज कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले अपन एरर के बारे में पढ़ सकते हैं कि एरर कौन कौन से होते हैं। तो उसमें रैंडम एरर और नॉन रैंडम एरर। नॉन रैंडम एरर को अपन सिस्टमेटिक एरर से भी इंडिकेट कर सकते हैं। इट अकर बाय द चांस, अनप्रिडिक्टेबल होती है, अपन को ये नहीं पता चलता स्टडी के कौन से पार्ट में कौन से टाइम में एरर अकर हुई है, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं रहता। इट रिप्रेजेंटिंग द रॉन्ग रिजल्ट, तो अब कोई भी एरर आएगी तो रिजल्ट तो अप डाउन रॉन्ग तो आएगा ही। तो अननोन सोर्स ऑफ द वेरिएशन दैट कैन डिस्टॉर्ट द फाइंडिंग इन आइदर डायरेक्शन, कि अपन कोई भी रिजल्ट है वो डिस्टॉर्ट हो गया जिससे अपन वजह से अपना रिजल्ट है वो आइदर डायरेक्शन में डिस्टॉर्ट हो सकता है, जैसे पॉजिटिव वे में भी हो सकता है, नेगेटिव वे में भी हो सकता है। अपन सिस्टमेटिक एरर की बात करें, इट अकर ड्यू टू द बायस ड्यू टू द फ्लो इन द डिजाइन मेथड या एनालिसिस के टाइम पे एरर अकर हो सकती है। तो इसमें अपन जो भी ये रिजल्ट डिस्टॉर्शन होगा वो ओनली वन वे में होगा, वो जो नेगेटिव वे में होगा। अब अपन रैंडम एरर की बात करें तो रैंडम एरर से क्या हो सकता है कि स्टडी का प्रिसीजन ऑफ द स्टडी है वो रिड्यूस हो जाएगा। अब प्रिसीजन क्या होता है कि डाटा स्कैटर अराउंड द ट्रू वैल्यू। अपन जैसे एक एग्जांपल लेते हैं ब्लड प्रेशर का। ब्लड प्रेशर नॉर्मली अपन मेजर करते हैं 120 आता है। जैसे मान लो अपन कोई भी ब्लड प्रेशर किया, अपन 3 एवरेज वैल्यू ली जिसमें 120, 122, 118 आ गया, तो ये एक्यूरेट प्रिसीजन है इसका, कि मतलब प्रिसीजन वो बेटर है जो अपने रीडिंग है उसका। अब मान लो कि अपने 120 एक रीडिंग आई और नेक्स्ट रीडिंग 126 आई और एक रीडिंग 114 आई, तो जो भी ट्रू वैल्यू उसके अराउंड, जो भी बाकी की रीडिंग है वो ट्रू वैल्यू के अराउंड स्केटर है, तो इसका स्टडी का जो भी अपने रीडिंग की प्रिसीजन है वो डिक्रीज हो गया। अपन अब सिस्टमेटिक एरर की बात करें, सिस्टमेटिक एरर से क्या होगा, एक्यूरेसी ऑफ द स्टडी डिक्रीज हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। कैसे? शिफ्टिंग ऑफ द रिजल्ट अवे फ्रॉम द ट्रू वैल्यू। जैसे अपने नॉर्मल ट्रू वैल्यू कितना था 120 बीपी का रीडिंग का, अब जो रिजल्ट है वो शिफ्ट हो गया कहाँ पे 140 पे। अपन ने 3 रीडिंग ली, एक 142 आया, एक 140 आया, एक 138 आया, तो जो भी अपने ट्रू वैल्यू थी वो से अपने जो भी रिजल्ट आया वो ट्रू वैल्यू से बहुत स्कैटर्ड हुआ, मतलब बहुत दूर आया। अब अपन बात करें कि रैंडम एरर को अपन मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। रैंडम एरर को अपन मिनिमाइज कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द सैंपल साइज। और सिस्टमेटिक एरर को अपन कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, जो बायस्ड होती है इसको अपन ब्लाइंडिंग से यूज कर सकते हैं, जैसे सिंगल ब्लाइंडिंग, डबल ब्लाइंडिंग और ट्रिपल ब्लाइंडिंग हो सकते हैं। इसमें अपने आगे जैसे जैसे लेक्चर आएंगे उसमें अपन इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि चैलेंजेस क्या क्या आ सकते हैं। जैसे अपने वेरिएबल लिया, एक्सपोजर और आउटकम लिया, एक्सपोजर और आउटकम के रिलेशन के बीच में क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं उसको अपन बोलते हैं कंफाउंडर और इफेक्ट मॉडिफायर। यहाँ पे 2 डायग्राम है, फ्लो डायग्राम है, जिसमें अपन सबसे ऊपर वाला डायग्राम है वो कंफाउंडर के लिए, नीचे वाला डायग्राम है वो इफेक्ट मॉडिफायर के लिए है। तो जैसे अपने ऊपर वाले में करें, जैसे कॉपी है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और इस्केमिक हार्ड है डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसमें स्मोकिंग है वो कंपाउंडिंग फैक्टर है। जैसे क्या है, कॉफी से इस्केमिक हार्ट डिजीज होता है, जो कॉफी ज्यादा पीते हैं उसमें आईएसडी होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। अब यहाँ पे स्मोकिंग क्या है, कंफाउंडर है। कैसे कि जो कॉफी लोग पीते हैं वो स्मोकिंग भी ज्यादा करते हैं, और स्मोकिंग है जो डायरेक्टली इस्केमिक हार्ट डिजीज करवा सकता है। तो इसमें क्या है, कंफाउंडर क्या होता है, जो एक्सपोजर और आउटकम को
दोनों को इफेक्ट करे तो उसको अपन कंपाउंडर बोलते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल है अपना जो इफेक्ट मॉडिफायर का है। जैसे इसमें हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन होता है जो क्रोनिक कंडीशन में हिपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा में कन्वर्ट हो जाता है। और अपन नीचे इसमें बात करें, इसमें इफेक्ट मॉडिफायर कौन है? अल्कोहल है, जो सिर्फ और सिर्फ अपने डिपेंडेंट वेरिएबल है जो एससीसी उसको इफेक्ट करता है। इसका एक्सपोजर या हेपेटाइटिस बी से कोई भी रिलेशन नहीं है। जो अल्कोहल है वो डायरेक्ट एससीसी करवा सकता है, डिपेंडेंट वेरिएबल को इफेक्ट कर सकता है, वो भी नेगेटिवली। लीवर में एससीसी होना एक पॉजिटिव साइन ही नेगेटिव साइन है, तो इफेक्ट मॉडिफायर डायरेक्टली अफेक्ट द आउटकम इन नेगेटिव वे। जैसे अपन यहाँ पे बात करें, इन सिनेरियो व्हेन वी डिजायर टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन ए वेरिएबल एंड आउटकम। अपन वेरिएबल और आउटकम के बीच के रिलेशन की बात करें तो अपन को दो चैलेंजेस दिखे, एक कंपाउंडर दिखा, एक इफेक्ट मॉडिफायर दिखा। कंपाउंडर अफेक्ट द बोथ स्टडी वेरिएबल एज वेल एज आउटकम। इफेक्ट कैन बी मिनिमाइज बाय द प्रॉपर स्टडी डिजाइन और थ्रू द स्ट्रेटिफाइड एनालिसिस। जो भी अपन कंपाउंडर है उसको अपन प्रॉपर स्टडी डिजाइन से और स्ट्रेटिफाइड एनालिसिस से मिनिमाइज कर सकते हैं। अब इफेक्ट मॉडिफायर है कैन अल्टर द जनरली नेगेटिवली, जिससे अल्कोहल से एससीसी हो डायरेक्टली हो रहा है। जनरली नेगेटिव द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टडी वेरिएबल आउटकम बाय द इंडिपेंडेंटली अफेक्टिंग द आउटकम। तो इसमें इसका एक्सपोजर से कोई लेना देना नहीं है, अल्कोहल का इंडिपेंडेंटली आउटकम को अफेक्ट कर रहा है। तो इसको अपन मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं कि अपन मल्टीपल लिटरेचर है उसको अपन रिव्यू करें, उस बेसिस पे अपन पता लगाए कि कौन सा इसमें स्टडी में इफेक्ट मॉडिफायर हो सकता है, उसको अपन स्टडी में इंक्लूड ही ना करें, उसको एक्सक्लूड कर दे, तो अपन स्टडी बिल्कुल ही इफेक्ट मॉडिफायर से फ्री होगी। थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट चैप्टर में अपन नेक्स्ट वीडियो में अपन चैप्टर नंबर 2 के बारे में पढ़ेंगे।